गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा करेंगे इस लेक्चर में राजस्थान के करंट अफेयर्स की जो भी योजनाएं कार्यक्रम है उनके बारे में। राइट। तो ये अपना चौथा लेक्चर है जहाँ पर आरएस 3 के हिसाब से चर्चा की जाएगी करंट अफेयर्स के बारे में। राइट। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है संविधान दीर्घा के बारे में। इसके बारे में संविधान दीर्घा के बारे में। गाइस, संविधान दीर्घा का आयोजन है वो 26 इसका उद्घाटन है वो 26 नवंबर 2024 को किया गया है, जो अपने विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी के द्वारा। आप ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। इनके द्वारा संविधान दिवस आता है 26 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। इस संविधान दीर्घा में संविधान के जो 22 भाग है, जब मूल संविधान बना था तो इस दौरान मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। इन 22 भागों की कलाकृतियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट है संयोजनम कार्यक्रम के बारे में। गाइस, संयोजनम कार्यक्रम का इनाग्रेशन है, ये कार्यक्रम किया गया 15 से 17 नवंबर के बीच में अपने जयपुर में। जयपुर में कहाँ? जयपुर में एक संस्थान है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। इस संस्थान में संयोजनम कार्यक्रम का आयोजन किया गया 3 दिनों के लिए। इसमें देश भर के जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है, साथ ही जो रिसर्च करता है, वो इसमें शामिल हुए थे। राइट। आगे देखते हैं। आगे है रीजनल रूरल बैंकों के बारे में। गाइस, हाल ही में जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा रीजनल रूरल बैंकों के चौथे चरण को शुरू किया गया। इनके विलय को रीजनल रूरल बैंकों के विलय के चौथे चरण को शुरू किया गया। इसमें 15 क्षेत्रीय जो रीजनल रूरल बैंक है, इनका विलय किया गया। विलय किए जाने की बात की जा रही है और उनको घटाकर 28 किया जाएगा। राजस्थान के 2 बैंक है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरूदराज रीजनल रूरल बैंक। इन दोनों बैंकों का आपस में विलय किया जाएगा राजस्थान में। दोस्तों, विलय के बाद एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का इनका संचालन कौन करेगा? इनका संचालन करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट। भारत सरकार है वो रीजनल रूरल बैंकों का विलय कर इनकी संख्या है 43, जिसको घटाकर 28 करने की बात कर रही है। राइट। वर्तमान में कितने रीजनल रूरल बैंक है? 43, जिनको घटाकर 28 किए जाने की बात की जा रही है। राजस्थान में 2 रीजनल रूरल बैंक है जिनका आपस में विलय किया गया है। अन्य बातों पर चर्चा करें इन बैंकों के विलय के बारे में, तो गाइस इसका टारगेट है भारत सरकार का टारगेट है कि एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसको बढ़ावा देना। इसी की थीम पर यह आधारित है समेकित योजना। वर्तमान में गाइस आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल सहित लगभग 12 राज्यों में एक से अधिक रीजनल रूरल बैंक है। ठीक है। इनके विलय की बात करें तो 2001 में एक समिति बनी थी, डॉक्टर व्यास समिति। डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इन बैंकों का आपस में विलय किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2004-5 से। तब से 2004-5 से शुरुआत हुई थी। अब तक 2020-21 तक इनके 3 चरण पूरे हो चुके हैं बैंकों के आपस में विलय के। 3 चरणों के दौरान 196 बैंकों का आपस में विलय किया गया और बच गए 43 बैंक। राइट। वर्तमान में अब चौथा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 43 बैंकों से घटाकर इनको 28 किए जाने की बात की जा रही है। इन बैंकों का समेकन आपस में विलय क्यों किया जा रहा है, इसका महत्व क्या है? तो गाइस, इससे जो ओवरहेड व्यय होता है वो कम हो जाएगा। साथ ही प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आसानी से अपनाया जा सकेगा। पूंजी आधार को बढ़ावा मिलेगा। परिचालन क्षेत्रों का विस्तार होगा। साथ ही जो जोखिम होता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रीजनल रूरल बैंक आखिरकार होता क्या है। गाइस, 1975 में जो नरसिम्हा राव थे, अपने जो पूर्व वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव, नरसिम्हन की सरकार में जो अपने पीएम भी रहे थे, इनकी सरकार के दौरान 1975 में इस समिति ने सिफारिश की थी कि जो रीजनल रूरल बैंक है इनका आपस में विलय इनकी स्थापना की जाए। इनके रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना की बात किसने की थी? नरसिम्हन समिति ने। और इनके आपस में मिलन की बात किसने की थी? व्यास समिति ने। तो इस तरह गवर्नमेंट ने 1975 में एक अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश के थ्रू रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना की गई थी।
बाद में 1976 में एक एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत बाद में इन जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी स्थापना की गई। प्रथम रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो उसका नाम था प्रथमा बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी, गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था जो छोटे और जो सीमांत किसान हैं, जिनको आसानी से जिनको ऋण नहीं मिल पाता, लोन नहीं मिल पाता, उनके लिए भी, साथ ही जो कृषि मजदूर है, छोटे उद्यमी हैं, उनको ऋण प्रदान करने के लिए, लोन देने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई थी। इनके परिचालन का दायरा देखें तो ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना, आवश्यकता अनुसार शहरी क्षेत्रों में भी इनकी शाखाएं खोलने की अनुमति है। तो मुख्य रूप से जो रीजनल रूरल बैंक है, इनकी शाखाएं हैं वो गाँव में होती हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो इनकी जो शाखा है वो शहरी क्षेत्रों में भी खोली जा सकती है, राइट। इसमें शेयरधारता की बात करें तो इसमें 3 रीजनल रूरल बैंक में 3 कैटेगरी की शेयरधारता है, जिसमें 50% पैसा है वो भारत सरकार का होता है, 15% है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और 35% पैसा है वो होता है प्रायोजक बैंक का, राइट। तो 50, 15 और 35, इस तरह इसकी शेयरधारिता है। आगे देखिए इस बैंक के बारे में, तो इसके विनियमन की बात करें तो रीजनल रूरल बैंक का गाइस वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अर्थात एक तरीके के ये सरकारी बैंक है रीजनल रूरल बैंक। इनका विनियमन करता है आरबीआई और इनकी निगरानी रखता है नाबार्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि रीजनल रूरल बैंकों का विनियमन कौन करता है, तो अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किया जाता है, और निगरानी करता है वो नाबार्ड करता है। इसके पास निधियों की स्रोत की बात करें तो इसमें गए स्वामित्व वाली जो निधियां होती हैं, साथ ही जमा राशियां, नाबार्ड के प्रायोजक बैंक, सिडबी तथा राष्ट्रीय आवासीय बैंक जैसी संस्थाओं से ये उधार ले सकते हैं। किससे? जो राष्ट्रीय आवास बैंक हो गए, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, इनसे ये उधार लेते हैं। वहीं इसके पीएसएल के दायरे की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अर्थात प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण की बात करें, तो इनका पीएसएल दायरा है वो 75% है, राइट। पीएसएल में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कृषि, एमएसएमई आदि के क्षेत्रों को ऋण प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो रीजनल रूरल बैंक है, इनका 75% दायरा है वो पीएसएल में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनको अपना ऋण का 75% देगा, जबकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए है ये 40% है, और रीजनल रूरल बैंकों के लिए 75% है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे है अपार आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के बारे में। तो गाइस हाल ही में सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 12 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक अपार आईडी लाई गई है, जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, एक राष्ट्र एक स्टूडेंट। अपार का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, राइट। इसमें ये आईडी जनरेट होगी यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से। ये आईडी है, इसमें लगभग 12 नंबर होंगे, 12 नंबरों की एक आईडी होगी जिसमें स्टूडेंट का पूरा ब्यौरा होगा। इसका उद्देश्य है जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको ट्रैक करना और उन्हें शिक्षा से जोड़ना है, जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दी उनको वापस एजुकेशन से जोड़ना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। अपार आईडी में पाठ्यक्रम, अंक तालिका जो मार्कशीट वगैरह होती है, साथ ही प्रमाण पत्र और अन्य उपलब्धियां भी इसमें शामिल होगी। साथ ही अपार आईडी को डिजी लॉकर से कनेक्ट किया जा सकता है और विद्यार्थी के समस्त जो उपलब्धियां हैं वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। मान लो 10वीं की आपकी मार्कशीट है और इसके अलावा 10th 12th, इसके अलावा आपने जो भी डिप्लोमा में लिया है वो अपार आईडी पर आपको मिल जाएंगी। इस पर विद्यार्थी को कहीं पे भी दस्तावेज प्राप्त करने में आसानी होगी। अपार आईडी को विद्यार्थियों के शैक्षिक क्रेडिट बैंक और विद्या समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा। इससे शैक्षिक क्रेडिट बैंक से और विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा। इसकी सहायता से विद्यार्थियों के शैक्षिक परिणाम, उनकी छात्रवृत्ति और लाभकारी कार्यक्रम है आदि उनकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। साथ ही विद्यार्थियों के दस्तावेज है वो अपडेट हो सकेंगे। तो ध्यान रखना अपार आईडी क्या है। अपार आईडी एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। इसी आईडी पर विद्यार्थियों के जो समग्र शैक्षणिक कुंडली है एक तरीके वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
आगे है ऑपरेशन गरिमा के बारे में। गाइस, ऑपरेशन गरिमा है वो 1 से 15 अक्टूबर के बीच में जयपुर में आयोजित किया गया। यह जो ऑपरेशन गरिमा है वो महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित है। ध्यान रखना, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन गरिमा, जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा चलाया गया। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर 1090 तथा भी शुरू किया गया ताकि महिलाओं की हेल्प की जा सके, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ऑपरेशन गरिमा क्या है? महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जो कि 1 से 15 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया। फिर है पिनाका रॉकेट लॉन्च प्रणाली के बारे में। तो गाइस, हाल ही में अपने जैसलमेर में स्थित जो फील्ड फायरिंग रेंज है, इसमें पिनाका का जो रॉकेट लॉन्च प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण किया गया। कब किया गया? लगभग 15 नवंबर के आसपास। इस पिनाका रॉकेट प्रणाली को विकसित किया है अपने डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया गया, जहां पर जोधपुर जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है वो 38 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी की गई है। और इसमें कुल 12 पिनाका रॉकेट का परीक्षण यहाँ पर किया गया है। राइट, तो ये अपन ने जाना पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के बारे में। अभी के वीडियो में गाइस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। कुछ जो बच गए, अपने छूट गए जो भी योजनाएं हैं, उनको लेकर कल चर्चा करेंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।